Good morning, everyone. Today I am going to teach the fifth lesson, that is children and sports. The first topic which we are going to cover in this chapter is motor development in children. मोटर डेवलपमेंट टर्म बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा. तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी व्हाट इज़ द वर्ड मोटर मीन्स इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. मोटर मीन्स टू मूव. Any kind of movement through our body parts is called motor. तो मोटर डेवलपमेंट चिल्ड्रन में कैसे होता है, व्हाट इज़ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, वो हम इसमें पढ़ेंगे. डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स बोन, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड एबिलिटी टू मैनिपुलेट हिज और हर एनवायरमेंट. तो मोटर डेवलपमेंट से यहाँ क्या मतलब है? द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स बोन मसल्स मीन्स द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन. एक बेसिक डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? चिल्ड्रन का जो भी बोन्स है वो डेवलप हो, मसल्स डेवलप हो, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सके अराउंड हिज सराउंडिंग, और किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके एनवायरनमेंट का. जैसे जब ज़रूरत पड़े तब वो रनिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, जंपिंग कर सकता है. दीज ऑल कम्स अंडर द मोटर डेवलपमेंट और मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स. नंबर 1, ग्रॉस मोटर स्किल्स. इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ लार्ज और बिग मसल्स इन बॉडी. हमारे बॉडी के जो लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स है, लाइक योर थाई ग्रुप ऑफ मसल्स, योर एब्डोमिनल ग्रुप ऑफ मसल्स, योर बैक मसल्स, तो ये सारे जितने बड़े बड़े आपको मसल्स दिख रहे हैं और ग्रुप ऑफ मसल्स दिख रहे हैं, इनके डेवलपमेंट को हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं. जैसे कि जब आप बैठते हो, जंप करते हो, खड़े होते हो, तो इसमें आपका लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस दिखाए गए हैं मंथ वाइज, लाइक न्यू बॉर्न बेबी कैसे लार्ज ग्रुप ऑफ मसल को यूज़ करके पेट के बल लेटा हुआ है, फिर 1 मंथ में क्या पोजीशन है. इन सारे जो मूवमेंट्स है वो सारे मूवमेंट्स लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स यूज़ करके मूवमेंट हो रहा है. नेक्स्ट इज़ फाइन मोटर स्किल्स. इट हेल्प्स टू परफॉर्म फाइन मसल्स एक्टिविटीज़. फाइन मसल्स एक्टिविटीज़ का मतलब बहुत छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं उनका यूज़ करना, लाइक डांसिंग. डांसिंग में बहुत सारे ऐसे मूव्स होते हैं जिसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल यूज़ होता है परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर मूव. लाइक कैचिंग द बॉल, इसमें आपके फिंगर मसल्स यूज़ होते हैं बॉल को कैच करने में. किकिंग अ फुटबॉल, इसमें भी आपके लेग मसल यूज़ होते हैं फुटबॉल को किक करने में. तो दीज आर फाइन मसल्स एक्टिविटीज़ विच कम्स अंडर फाइन मोटर स्किल्स. Stages of motor development in children. There are 3 stages of motor development in children. Number 1, early childhood, that is from 2 to 6 years. Middle childhood, 7 to 10 years. Late childhood, 11 to 12 years. Stages of motor development in children. Early childhood. तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या डेवलपमेंट होता है? सबसे पहले learns various movements such as running, jumping and throwing, learns to climb stairs, learns basic dance steps. Middle childhood, development of hand-eye coordination, motor skills are perfected, learns to run faster, jumps higher and improves बैलेंस. जो भी उसने अर्ली स्टेज में सीखा है उसमें और परफेक्शन आ जाता है मिडिल चाइल्डहुड में. थर्ड वन इज लेट चाइल्डहुड. गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज. इन द लेट चाइल्डहुड गर्ल्स grow faster than boys. No difference in physical abilities of boys and girls in the late childhood. Children are equipped to master complete movements. और लेट चाइल्डहुड तक चिल्ड्रन कंप्लीट मूवमेंट में मास्टर्स कर लेते हैं. मीन्स जितने बेसिक मूवमेंट्स हैं वो सारे वो सीख जाते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। क्या क्या फैक्टर्स है जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज़। यस, जितना अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करोगे बच्चों को पार्टिसिपेट करने में, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, उतना ही जल्दी वो स्किल्स सीखेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स बहुत हमारे आसपास का सराउंडिंग कैसा है, मीन्स सफिशिएंट प्लेस है कि नहीं बच्चों को खेलने के लिए। बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ प्लेग्राउंड्स नहीं होते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये अफेक्ट करेगा उनके मोटर डेवलपमेंट पे। न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर बच्चा अच्छे से डाइट नहीं ले रहा है, जो भी न्यूट्रिशन उसे चाहिए ग्रोइंग एज के लिए, अगर वो उसको नहीं मिल रहा है तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। सेंसरी इम्पेयरमेंट, अगर किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट देखा जाता है बच्चे में, सेंसरी इम्पेयरमेंट मीन्स जितने सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर उनमें से किसी में लाइक कोई ब्लाइंड होता है, कोई डेफ होता है, कोई बोल नहीं सकता, तो इन सब की वजह से भी बहुत अफेक्ट करता है आपका मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़। पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ मीन्स आपका बॉडी का जो पोस्चर है अगर वो सही नहीं है, लाइक आपने देखा होगा किसी का एक शोल्डर ज़्यादा ऊपर उठा हुआ होता है, या फिर किसी का पीछे हम्प निकला रहता है, या फिर किसी का पेट आगे ज़्यादा निकला होता है, तो दीज आर ऑल कम्स अंडर पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़। तो अगर पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ है किसी को, तो वो बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मूवमेंट नहीं करेगा तो आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो अभी के एरा में दिखाई देता है। अभी के बच्चे कुछ ज़्यादा ही मोटे मोटे होते हैं। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। तो ओबेसिटी जब हो जाएगा तो बॉडी वेट ही संभालना मुश्किल हो जाएगा बच्चे का, तो वो ऑटोमेटिकली लेजी हो जाता है, काम नहीं करता, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो अच्छे से तो डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक बाय बर्थ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी आपका डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है, या फिर इनहेरिटेंस में आपको जो कुछ मिला, आपके पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी है और बच्चे को भी अगर वो हो जाता है तो वो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है। नेक्स्ट इज कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। There are 5 types of deformities which you are going to study. Number 1, spinal curvature. Flat foot, knock knees, bow legs, round shoulders. सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर का मतलब आप जान रहे हैं आपका, इट इज़ रिलेटेड टू योर स्पाइन। डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू स्पाइन। वीक मसल्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन कर्वेचर। आपका जो स्पाइन होता है उसमें अगर कर्व ज़्यादा हो गया तो फिर वो पोस्चुरल डिफॉर्मिटी हो जाता है, और उसी कर्व के बेसिस पे स्पाइनल कर्वेचर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 काइफोसिस, नंबर 2 लॉर्डोसिस, नंबर 3 इज स्कोलियोसिस। आप फिगर में देख सकते हैं स्कोलियोसिस लिखा हुआ है। तो आप पिक्चर में देखिए, जो सबसे पहला जो फिगर है वो है नॉर्मल। मीन्स आपका जब स्पाइन इस पोजीशन में रहेगा तो वो है नॉर्मल। आप देख रहे हैं स्पाइन सीधा नहीं होता है, स्पाइन में भी 2 कर्व बने होते हैं, एस शेप का होता है, लेकिन जो कर्वेचर है वो बहुत कम होता है, कर्व बहुत कम बना होता है। तो ये नॉर्मल पोजीशन है। सेकेंड में आप देख रहे हैं जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, मीन्स जो आपके एब्डोमेन का एरिया वाला जो पोर्शन है उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये है लॉर्डोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, आपका जो ऊपर वाला स्पाइन का पोर्शन है उसका कर्व ज़्यादा हो जाता है, और स्कॉलियोसिस में क्या होता है, आपका जो स्पाइन है वो साइडवर्ड कर्वेचर बनाता है। चलिए 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्मल स्पाइन कैसा है और काइफोटिक स्पाइन कैसा है। आपका जो पहला कर्व है, मीन्स अपर बॉडी का जो कर्व है, आपके नेक के नीचे का जो वर्टेब्रा कॉलम होता है, बैकबोन होता है, उसका जो कर्व अगर बढ़ जाता है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कुबड़ बोलते हैं, हम्प, तो अगर वो कर्व बढ़ जाता है
तो वो होता है काइफोसिस, एन इंक्रीज और एक्सेगरेशन ऑफ अ बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व और अ डिक्रीज और रिवर्सल ऑफ अ फॉरवर्ड कर्व। मीन्स जो फॉरवर्ड कर्व है वो डिक्रीज होता है, बैकवर्ड कर्व इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम काइफोसिस बोलते हैं। लॉर्डोसिस देखिए, लॉर्डोसिस में क्या होता है, एक्सेगरेटेड लंबर कर्व, ये वाला जो एब्डोमिनल रीजन का जो कर्व होता है वो होता है आपका लंबर कर्व उसको बोलते हैं, जिसमें आपका कर्व ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप देखोगे बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो पेट ऐसे बाहर निकाल के खड़े होते हैं, अगर आप उनको पीछे से देखोगे तो पीछे आपको कर्व दिखाई देगा, पीछे कुछ ज़्यादा ही कर्व होता है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, आगे की तरफ होता है। दैट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। इट कैन बी करेक्टेड इन अर्ली स्टेज। अगर ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी है और अगर आप अर्ली स्टेज में इसको डिस्कवर कर लेते हो तो ये करेक्ट किया जा सकता है। इसका कॉजेस क्या क्या है, इम्बैलेंस डाइट, improper environment, improper development of muscles, obesity, disease affecting vertebra and spinal muscles. नेक्स्ट है स्कॉलियोसिस। आप देख रहे हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड मीन्स आपका बैकबोन किस तरह साइडवेज मूव हो जाता है, या तो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा। बहुत देखे होंगे कि कोई कोई इंसान होता है जो एक साइड ऐसे उठाकर, शोल्डर ऐसे उठाकर चलता है, एक साइड का शोल्डर उठा हुआ रहता है, एक साइड का नीचे रहता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बहुत बच्चों का मैंने भी देखा है कि वो एक साइड ऐसे शोल्डर उठा के चलते हैं। तो ये कंटिन्यू ये हैबिट डेवलप करने पर आपका जनरली स्कॉलियोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है। दैट कम्स अंडर वन ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी caused by disease in the joints of bone, underdeveloped legs, infantile paralysis, rickets, congenital or acquired abnormalities of vertebra, मसल्स और नर्व्स। कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, अगर आपको बर्थ में प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या बोलते कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप देख सकते हैं एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू काइफोसिस। अगर आपको काइफोसिस है तो ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिससे काइफोसिस को आप अर्ली स्टेज में करेक्ट कर सकते हो। काइफोसिस में क्या होता है, बैक का जो कर्व है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमें वैसे सारे एक्सरसाइज करने हैं जिसमें बैक के कर्व को कम कर सके। जैसे धनुरासन आप देख सकते हैं, इसमें बैक में आर्च बनता है। आप ये सारे एक्सरसाइज देख सकते हैं, जिन किसी को ये प्रॉब्लम हो वो ये सारे एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉर्डोसिस में देखिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपका कर्ल अप है, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्कॉलियोसिस। पुलअप्स जो आप करते हो वो बेस्ट एक्सरसाइज है स्कॉलियोसिस के लिए। अगर आप पुलअप्स ऊपर नहीं भी कर पा रहे हो तो सिर्फ आप हैंग करके रह सकते हो, वो भी स्कॉलियोसिस को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है फ्लैट फिट। फ्लैट फिट आप देखे होंगे कि हम जब भी पैर नीचे रखते हैं तो हमारा पूरा पैर टच नहीं होता है ज़मीन से, उसमें एक आर्च बना होता है। तो वो अगर आर्च मिसिंग होता है पैर में, जैसे सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं पूरा आर्च मिसिंग है इसमें और पूरा पैर का जो तलवा है वो पूरा ग्राउंड से टच होता है, तो ये होता है फ्लैट फिट। और इसका कॉज क्या है, बाय वीक मसल्स। अगर आपके पैर का मसल्स वीक है तो आपका ये आर्च मिसिंग हो जाता है। आपका बॉडी वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका पैर फिर फ्लैट हो जाता है। इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज है, टॉवेल कर्ल। आप देख रहे हैं टॉवेल को कैसे कर्ल करना है जिससे आर्च डेवलप होगा हमारे पैर में। मार्बल पिकअप्स, मार्बल नीचे रखा हुआ है, एक कप है जिसमें आपको पैर से उठा कर उस कप में रखना है। टो टैप्स देख रहे हैं आप। डीप टिश्यू मसाज भी कर सकते हैं। नॉक नी,
नॉक नी बहुत ही कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। जब आप सीधे ऐसे खड़े रहोगे तो आपका दोनों घुटना, अगर एक घुटना या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप मीन्स अगर एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, वो अच्छे से टच कर रहा है, आप दौड़ भी नहीं पा रहे हो, तो फिर इसे नॉक नहीं बोलते। बेसिकली जब आप सीधे खड़े रहते हो, दोनों घुटना एक दूसरे को टच करता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है एक पैर सही होता है और दूसरा पैर मतलब उसका एंगल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे पैर के ऊपर ओवरलैप करता है, तो इसको कहते हैं हम नॉक नी। द गैप बिटवीन एंकल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। आप देख रहे हैं एंकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है और नी के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता है। कॉज्ड बाई लैक ऑफ बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपके बॉडी में नहीं है तो विटामिन डी हमारे बोन से रिलेटेड डिजीज़ को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये सारे बीमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकता है। नॉक नी के लिए देखिए ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बो लेग्स। बो लेग्स में नॉक नी का जस्ट अपोजिट होता है। जब आप दोनों पैर ऐसे सटा के खड़े होंगे तो आप देखेंगे आपके दोनों घुटनों के बीच में काफ़ी गैप नज़र आता है, एक बो जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको बो लेग्स बोलते हैं। वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग विथ फीट टुगेदर। कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कॉजेज आर सेम एज नॉक नी। एक्सरसाइज आप देखिए कौन कौन सा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बहुत सारे वेरियस योगा पोस्चर्स है जो कि आप कर सकते हैं इन सब चीज़ को करेक्ट करने के लिए। द लास्ट वन इज़ राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स पहचानने का सबसे कॉमन तरीका है कि अगर आपका ईयर का अलाइनमेंट, आपके शोल्डर दोनों एक लाइन में नहीं है, मीन्स या तो आपका ईयर, आप सेकंड में देखिए पिक्चर में, आपका जो ईयर है, आपका सिर आगे हो गया है और आपका जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ, मीन्स ईयर बिल्कुल भी शोल्डर के एरिया रीजन में नहीं पड़ रहा। अगर आप सीधा लाइन खींचेंगे शोल्डर और ईयर से तो ईयर आपका बहुत आगे चला जा रहा है, शोल्डर आपका पीछे रह जा रहा है। तो ये इसको पहचानने के लिए एक तरीका है कि राउंड शोल्डर क्या हो सकता है। शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम्स दे सीम टू बी बेंट फॉरवर्ड। देख रहे हैं आप, बेंट फॉरवर्ड दिखता है। अलाइनमेंट ऑफ द ईयर इन रिलेशन टू द शोल्डर इज नॉट प्रॉपर, ऑकर ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ चेस्ट मसल। अगर आपका चेस्ट मसल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है तो आपको राउंड शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। कॉज्ड बाई वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ्स। अगर आप बहुत टाइट क्लोथ्स पहन रहे हो तो आपका मसल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से राउंड शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज स्पेशली ऑफ शोल्डर्स। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको राउंड शोल्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हो? चक्रासना, धनुरासना, गौमुखासना, फिर एक स्ट्रेचेबल बैंड होता है उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो राउंड शोल्डर को क्योर करने के लिए।